बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8B है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कंसेप्ट है एंगल का, कोरिस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गए और इंटीरियर एंगल हो गए, हम इन एंगल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट जो है यहाँ पर इन क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यू होती है वो फाइंड करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं ना, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन में हमारे पास देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 जो है वैल्यू अननोन है वो हम फाइंड करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले हम ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई है, यहाँ पर मैंने नाम दे देता हूँ, सपोज ए बी, इसको भी नाम दे देता हूँ और इसको मैं सी डी कह देता हूँ। तो ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल ए और एंगल डब्ल्यू, यानी ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं और दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल भी हैं। यानी कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डब्ल्यू के। ए और बी डब्ल्यू इक्वल क्यों है? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल का क्या मतलब है? अब जब भी पैरेलल लाइन आपके पास, एक ये लाइन है, इसी तरह एक और लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, उनको एक और लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो ए बी जो है आपके पास और जो सी डी है, ए बी के ऊपर जिस पॉइंट पर उसने इसको बाइसेक्ट किया है, तो जिस पोजीशन पर ये एंगल बनेगा, इसी तरह ए बी के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है एंगल, इसी तरह सी डी के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है। यानी कि इस लाइन के, अगर मैं इस एंगल से देखूं, इस साइड से देखूं, तो इस लाइन के बैक साइड पे, यानी पिछली जो साइड है, बैक साइड है, उस पे एंगल बन रहा है और इधर भी बैक साइड वाला एंगल। तो ये वाला जो बैक साइड एंगल है वो बैक साइड एंगल के इक्वल होगा और उस एंगल को हम क्या कहेंगे? कोरिस्पोंडिंग एंगल कहेंगे। अब हमारे पास एक एंगल है, क्या है, दूसरा, और इस तरह आप ये भी एंगल, ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड में बन रहा है और ये भी ऊपर वाली साइड में बन रहा है, तो ये वाले जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी कोरिस्पोंडिंग है। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास जी एंगल डी एंड एक्स। वेयर इज, देखो ये वाला एंगल जो डी है, ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है एक्स, कह रहा है ये वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो एंगल डी और एक्स किस तरह इक्वल हैं, वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल का क्या मतलब है? अल्टरनेट एंगल का मतलब ये है कि मैं वैसे आपका कंसेप्ट के लिए एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब ये है कि अगर मैं एक और लाइन यहाँ ड्रा कर रहा हूँ और एक यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, अब ये जो लाइन है मेरे पास, इसके यहाँ पर जो एंगल मेरे पास बन रहा है, इसी तरह एक एंगल मेरे पास यहाँ बन रहा है। ये दोनों अल्टरनेट का क्या मतलब है कि यूँ एक लाइन है, एक ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है और एक उसी के बॉटम में बन रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में बन रहा है। यानी एक लाइन है, यूँ एक लाइन है आपके पास, एक उसके टॉप पर एंगल बन रहा है और दूसरा इसके बॉटम में बन रहा है। दोनों एंगल आपस में क्या है, अपोजिट है। एक यानी लाइन के राइट साइड पे है और एक एंगल क्या है, लेफ्ट साइड पे है। ये यूँ भी हो सकता है कि अगर मैं इसको मैं टॉप वाले एंगल को राइट पे कर लूँ, तो इस को मैं यानी इस लेफ़्ट साइड पे कर लूँ, तो ये वाला मेरे पास राइट पे चला जाएगा। इसी तरह अगर इसको मैं नाम 1 दे दूँ, इसे 2 दे दूँ, इसे 3 दे दूँ, इसे 4 दे दूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है। कि इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमारे पास डी है, इसका ये लाइन, ये जो है लाइन है, इसके टॉप पर बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक जो एंगल है, ये इसके क्या बन रहा है, बॉटम में बन रहा है। तो जो टॉप वाला एंगल है वो बॉटम वाले एंगल के क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। तो टॉप वाले एंगल के क्या बन रहा है, ये यूँ बनेगा, क्या बन रहा है, इक्वल होगा। ये होंगे अल्टरनेट एंगल। आई होप कि अल्टरनेट एंगल का भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जब भी कोई लाइन है तो उसके एक इस तरफ एंगल बने, एक इस तरह, एक ऊपर ही नहीं बन रहा और एक नीचे, लेकिन दोनों आपस में डायरेक्शन में आपस जुड़े, यानी एक उस लाइन के उस साइड पे आ जाए और एक इस साइड पे आ जाए, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद आ जाती है सी और एक्स की बात कर रहे हैं, एंगल सी और एक्स की बात कर रहे हैं। अब सी और एक्स किस तरह इक्वल हैं, ये भी हम थोड़ा सा आपको मैं दोबारा डायग्राम बना के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब मेरे पास एक ये लाइन है, उसकी एक लाइन और पैरेलल है और एक मैंने यूँ लाइन ड्रा कर ली। अब ये वाला जो एंगल है, ये इन साइड
ये वाली इस ये दो और एक एंगल ये दोनों अगर देखे जाएं तो जो इस ये जो लाइन है ए बी है सी डी है, ये जो ए बी के और सी डी के दरमियान में बन रहे हैं, इसलिए दोनों को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। यानी ए बी और सी डी इन दो लाइनों के दरमियान में एंगल बन रहा है, इसलिए इनसाइड, इस इधर और इधर, ये देखो ये सारा इन दो ट्रायंगल के इनसाइड एरिया है, वो सॉरी लाइन के अंदर वाली जगह है। तो दोनों के जो इनसाइड बन रहे एंगल इसलिए इक्वल हैं कि एंगल जो x है सी है वो भी इंटीरियर एंगल है और एंगल x जो है वो भी इंटीरियर एंगल है, इसलिए c और x आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया अल्टरनेट एंगल हमने पढ़े, कोरिस्पोंडिंग एंगल पढ़े और इंटीरियर एंगल पढ़े। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया तो जब यहाँ पे मैं भी डिस्कस करने लगूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर उसने हमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ये जो यूँ लाइन होती है ना, इनका मतलब पैरेलल होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ अननाउन, कह रहे अननाउन की वैल्यू फाइंड करो। देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ए बी सी डी ये सारी क्या है, हमारे पास क्या है, अननाउन है। तो अब हमारे पास क्या है आएगा, A इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा 117 डिग्री। अब देखो A मैंने 117 क्यों लिख दिया, एक चीज़ उधर और नहीं बताई, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर कि एक लाइन मेरे पास यूँ है, ए बी है सपोज, एक और लाइन सी डी ने उसे क्या कर लिया, बाइसेक्ट कर दिया। ए बी और बी सी डी एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों लाइनों के काटने के नतीजे में जो एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 की इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल। वर्टिकल, जब भी एंगल लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होती हैं, काट रही होती हैं, तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। कि ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ने एक दूसरे को कट किया है किस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट को मैं नाम ओ दे दूँ, ओ पर, तो इसके सामने बनने वाला एंगल, आपस में अपोजिट बनने वाले एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि उन्हें इंटीरियर उन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल। इसी तरह 3 और 4 इक्वल हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं और इन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल, इसलिए वो इक्वल होते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक लाइन यूँ है, एक यूँ है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यानी पी क्यू और ए बी एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इनके आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हें क्या कहेंगे, वर्टिकल एंगल। इसके आगे आप बेशक वर्टिकल एंगल लिख लो। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास हमने निकालनी है जी बी की वैल्यू। अब देखो B इज इक्वल टू 117 डिग्री, बी भी 117 डिग्री। अब भी 117 कैसे आ गया, वो क्या आ गया जी, हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वही चीज़ है, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लाइन है ए बी, एक और लाइन है सी डी। ए बी और सी डी दोनों उसने हमें बताया था कि पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो ए बी के जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है वो सी डी के ऊपर वाली साइड के एंगल के इक्वल होगा। अब यूँ नहीं कह सकते कि सी इज इक्वल टू 117 कर, नहीं, क्यों, ये जो एंगल बन रहा है ये ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, इस साइड पे बाहर वाली साइड पे बन रहा है। इसी तरह ये वाला एंगल भी बाहर वाली साइड पे बन रहा है, ऊपर वाली साइड पे बन रहा है। और ये जो है इसके नीचे वाली साइड पे, इधर देखो नीचे वाली साइड पे बन रहा है, और ये वाली दोनों इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। इनका ये आपस में इक्वल तो उस तरह नहीं है, ये एंगल दोनों इक्वल है। क्यों कि ए बी एक लाइन पे थी जिसकी सी डी पैरेलल थी, तो ए बी के यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड में एंगल बन रहा है वो सी डी के ऊपर वाली साइड बनने वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, इन एंगल को कोरिस्पोंडिंग एंगल कहते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन बन रही हों, जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन हों और उनको एक और लाइन बाइसेक्ट करे, तो इस तरह यहाँ पर बनने वाला एंगल इस पोजीशन पे इसके ऊपर बन रहा है और ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है। दोनों आपस में क्या है,
लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं और इन एंगल का नाम क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो इसलिए B इज़ इक्वल टू आप 17 लिख दोगे 117 और उसके आगे मेंशन करोगे कि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए इक्वल आ गया। अब आप देखें D की वैल्यू, D इज़ इक्वल टू 78 डिग्री। अब D क्यों 78 आ रहा है, क्योंकि ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अब ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल क्यों, AB लाइन है, CD लाइन है, दोनों पैरेलल है। एक लाइन ने RS ने उन्हें बाइसेक्ट किया है, एक ही लाइन ने बाइसेक्ट किया है, इसलिए जो ऊपर एंगल बन रहा है RS और AB के ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है, वो CD के जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है वो इक्वल है, यानी इनकी पोजीशन सेम है। एक ही लाइन है, ऊपर AB के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, CD की भी ऊपर वाली साइड पे बन रहा है और एक ही लाइन है, इसलिए जो D है वो 78 आ गया और वो कोरिस्पोंडिंग एंगल है, पोजीशन सेम है। अब आपके पास आ जाता है जी C एंगल के कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे निकाल चुके हो B इज़ इक्वल टू, B की वैल्यू आप ले चुके हो 170। तो ये जो पूरे का पूरा ये एंगल होता है ये 180 होता है, ये पूरा 180 है। उसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से इस पॉइंट तक जो इसका हिस्सा है वो उसने दे दिया 170। यहाँ से यहाँ तक तो हिस्सा दिया ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं। C इज़ इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 180 में से 117 निकालो, 17 में 3 ऐड करो, 20 और 60 180, दैट इज़ 63 डिग्री। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 60, यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये 63 है। तो अब देखो 63, अब 63 में चेक कर लो कि 117 में 63 ऐड करो तो 180 बन जाएगा। 7 और 3 10 0 1 कैरी 6 7 और 8 और 1 180, पूरा कितना बन गया, 180 एंगल बन गया। तो इसलिए C हमने इस तरीके से निकाला। B और ये वाला ये जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या है, कोरिस्पोंडिंग है। ये वाला एंगल क्या है, कोरिस्पोंडिंग है। A और जो A है, A ये वाला 170, ये जो एंगल है ये 170 है। क्यों, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल होते हैं, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो इस तरह हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड कर ली, इस फिगर में उसने दी हुई थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। B और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि A B पैरेलल टू C D है, यानी इसमें A B C और D 4 पार्ट हैं, यानी पार्ट A है, पार्ट B है, इसी तरह पार्ट C और पार्ट D भी है। इस वाले लेक्चर में हम A और B करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में C और D कर लेंगे ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो। इन सारे में वो कह रहा है कि जो A है और B है, ये दोनों C और D, ये A B जो है वो C D के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। A B पैरेलल कह रहे हैं C D के, तो फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, यानी हमने जो वैल्यू ऑफ अननोन है वो हमने फाइंड करनी है। जैसे इसमें A और B फाइंड करना है, इसमें A और B फाइंड करना है, इसी तरह इसमें C और D फाइंड करना है। ये सेम। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये एंगल 38 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 38 होगा। अब क्यों 38 होगा, चलिए पॉइंट को जो है ये एंगल 38 होगा, उसकी वजह ये है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसमें क्या है कि यहाँ सपोज इसको मैं कह दूँ पॉइंट P, सपोज मैंने जस्ट सपोज कर लिया कि ये जो वर्टेक्स है ये पॉइंट क्या है, P है। तो A F और C D दो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट P पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो इस तरह उनके जो बनने वाले एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 7C और 2D आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकल एंगल है। इसी तरह ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकल हैं, तो आप बेशक चाहो तो आप ये लिख लो A जो P और C, APC इज इक्वल टू DPF इक्वल है, किस इक्वल है, 38 के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल एंगल है।
ये वर्टिकल एंगल है। तो इस तरह ये वाला एंगल ये वाला आ गया वर्टिकल एंगल का। अब हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाएगा जो A डिग्री है ये इक्वल आ जाएगा 38 डिग्री की। अब ये भी आप सोच रहे हो कि ये कैसे 38 का है, ये इसलिए 38 आ गया क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने इस क्वेश्चन 2 मैंने कराया था इसी एक्सरसाइज का, उसके आप अगर नहीं वो वीडियो देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल एंगल हो गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए, इन सारे एंगल को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अल्टरनेट एंगल होता क्या है। अल्टरनेट एंगल का ये मतलब है कि देखो एक लाइन ये पैरेलल है, दूसरी लाइन यानी ये A है, ये B है और ये C है और ये क्या है, D है, पैरेलल है। अब अगर एक जो और एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है जो इनको सेट कर रही है A, B और C, D को, तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 1, सपोज ये एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ 2 बन गया, एक एंगल यहाँ पे 3 बन गया और एक एंगल यहाँ पर 4 बन गया। ये तकरीबन हर लेक्चर में ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो इस तरह जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। यानी ये वही लाइन है, एक लाइन के उस तरफ बन रहा है ऊपर को और एक नीचे को इस तरफ बन रहा है, यानी एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, यानी एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह जो 3 है वो इस तरफ 4 इस तरफ बन रहा है तो 3 उस तरफ बन रहा है। तो इसलिए एंगल जो 3 है और एंगल 4 जो है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो A हमारे पास क्या आ गया है, 38 डिग्री आ गया। अब हाँ क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए 2B। अब देखो जो 2B है वो इक्वल होगा, 2B इज़ इक्वल टू होगा 38 प्लस 30 के इक्वल होगा। अब 38 और 30 के इक्वल क्यों होगा, इसलिए इक्वल होगा कि अगर आप देखें कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये मैं रेज करके दोबारा एक नई डायग्राम बनाऊं ताकि आपको समझ आए। ये एक लाइन है और एक क्या है, हमारे पास ये लाइन है। अब यहाँ पर अगर देखें ये चीज़ है, अब एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, उसी की पोजीशन में नीचे यहाँ पर एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो हमारे पास AB लाइन है और एक CD लाइन है, AB के इस लाइन के साथ एक नीचे एंगल बन रहा है, इसी तरह CD के भी नीचे लाइन के नीचे वाली साइड पे एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में, इसे मैं 1 कहूँ इसे 2 कहूँ, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हें हम एंगल कहते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल इसलिए हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, जिस पोजीशन पर ये एंगल बन रहा है उसी के पोजीशन पे ये एंगल बन रहा है, यानी कि लाइन के नीचे बन रहा है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला एंगल जो है 3 जो है वो भी 2 की इक्वल है, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल नहीं होगा। इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल कहाँ बनेगा, इस साइड पे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज आपने नहीं होना, ठीक हो गया जी। तो इसलिए अब ये जो लाइन है, ये जो 2B है और ये पूरा एंगल जो है, ये दोनों एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए मैं इनके आगे लिख दूंगा कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक हो गया। अब 2B इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 3 68 हो जाएगा। तो B जो है वो क्या हो जाएगा, 68 डिवाइड बाई 2, 234, तो B की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 34 डिग्री आ जाएगी। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल कितना बना है, 30 प्लस 38, ये 2 हिस्सों में है, इसलिए ये पूरा एंगल हमने क्या किया, यूज़ किया, सिर्फ A नहीं यूज़ किया। ये एंगल जो क्या था, कोरिस्पोंडिंग एंगल था 2B के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों कि ये एक पैरेलल लाइन, इसको अगर आप बेशक एक्सटेंड कर दें ना यूँ, तो इसमें क्या है कि जो इसके नीचे वाली पोजीशन पे बन रहा है वही इसकी इस CD के नीचे वाली पोजीशन पे बन रहा है और उसी लाइन के साथ, इसी लाइन के साथ बन रहा है। तो इसलिए ये पूरे का पूरा एंगल जो है वो कंसीडर होगा, तो इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल बनेगा और वो 2B की इक्वल होगा। वीडियो को पास करके जो है ये वाला उतार लें, क्योंकि इसका मैं पार्ट B अभी कराऊंगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
चलें जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा ये क्वेश्चन। इधर ही हम अब जो है 2b जो है वो देखते हैं क्वेश्चन। अब 2 में देखें, 2b में 7c इज इक्वल टू 140 में लिखूँगा, 7c इज इक्वल टू 140 लिखो। क्यों है? क्योंकि ये भी क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। क्यों? ए बी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है। ये दोनों जो लाइन हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन है, तो इस तरह इस लाइन के साथ जो नीचे वाली साइड पे ए बी के नीचे वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है वो इसी तरह सी डी के नीचे वाली साइड पे एंगल बन रहा है। और ये वही एंगल इसी लाइन के साथ बन रहा है जो कॉमन लाइन पी क्यू एक कॉमन लाइन है जो ए बी और सी डी दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दोनों को काट रही है। तो इस तरह हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 140 डिवाइड बाय 7, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ मैं आगे लिखता हूँ, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। 2 डिग्री इज इक्वल टू 7c डिग्री, और ये क्या आ जाएंगे, ये वर्टिकल एंगल आ जाएंगे, ये वर्टिकल एंगल। अब ये देखें कि 2d और 7c ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनको हम वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2d इज इक्वल टू 7c। देखो 7c किसकी इक्वल है, 140 के, 140 के 7c जो है, 7c ये 140 की इक्वल है। तो हमने जहाँ 7c था नज़र आ रहा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 140। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 डिवाइड बाय 2। तो 140 ये जो 2 था d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर उसके नीचे डिवाइड हो गया, तो 270 है। तो d इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। 2d और 7c दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल थे, इन्हें वर्टिकल एंगल कहते हैं। आपस में वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया। 2d एज इट इज़ आ गया। 7c किसकी इक्वल है, 140 के, 140 पुट किया। जो 2 इधर मल्टीप्लाई होता उधर जाके डिवाइड हो गया, 270 तो 70 डिग्री आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास अभी एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट ए और पार्ट बी जो है हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी इसके लेक्चर में हम पार्ट सी और पार्ट डी करेंगे। ये दोनों जो है एक जैसे ही तकरीबन क्वेश्चन है। इसमें जो है कह रहा है कि ए बी जो है वो ऊपर जो क्वेश्चन है ना उसमें इसने पहले बताया हुआ है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। इसी तरह इस फिगर में भी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। पी क्यू जो है एक लाइन है जो उनको क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो इस तरह अगर हम बात करें इस वाली पार्ट सी की, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर उसने 7e दे दी और यहाँ 3e दे दी, और इसमें फाइंड कह रहा है कि e जो है वो फाइंड करें। तो अभी हमारे पास ये देखें, ये वाला जो एंगल है 7e, ये इस साइड पे क्या आ जाएगा, 7e आ जाएगा। क्यों कि इसलिए हम ये जो 7e है तो इसका अल्टरनेट एंगल इस जगह बनेगा, तो यहाँ पे 7e आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो पूरा एंगल, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे की अगर बात करें तो ये पूरे का पूरा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के होता है। आप इस तरह करें कि ये वाला जो 7e है ये इसका अल्टरनेट है और ये 3 जो है ये इस ऊपर वाले का अल्टरनेट एंगल है। तो एक ही बात, अगर 3e हम ऊपर लिख दें तो अल्टरनेट एंगल यूँ भी देखें तो इस ऊपर भी इसी तरह 180 का बन जाएगा, और अगर इसको इधर अल्टरनेट करके तो टोटल देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कंप्लीट जो एंगल होता है वो सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 होते हैं। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल होते हैं सम उनका क्या होता है, 180 की इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा कि 7e प्लस 3e जो है वो हो जाएगा 180 की इक्वल हो जाएगा। अब 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10e इज़ इक्वल टू 180, तो e इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10,
तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये 10 का टेबल जो है 180 पे जब आप डिवाइड करो तो 18 टाइम जाता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था जो कि पार्ट सी इसका था। अब इसी तरह यहाँ पर जो है हम पार्ट डी भी कर लेते हैं। अब जो पार्ट डी है उसमें देखो कि ये दोनों एंगल उसने दे दिए। जैसे मैंने कहा है कि ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इसी तरह क्योंकि ए बी है और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है और एक लाइन उनको स्ट्रेट लाइन एक और है जो उनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो उसके नतीजे में जो दो एंगल बन रहे हैं एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं और वो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे, ये हम डी पार्ट करने लगे, 2f + 6 इज इक्वल टू 3f - 23। अब क्यों, इसके आगे बेशक आप लिख दो अल्टरनेट एंगल। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, अल्टरनेट एंगल आ गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हैं और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे, ये 6 है, इस 23 को इधर ले आओ। ये जो 23 प्लस का है, +23 है, जब इस तरफ आएगा, सॉरी -23 है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3f है। ये जो 2f है उधर जाएगा तो -2f हो जाएगा। तो 23 और 6 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और 3f में से 2f गया तो कितना जस्ट बचा f। तो f आपके पास क्या आ गया, f इज इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। जो क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट जो सी है उसमें हमने क्या करना था जी, ई फाइंड करना था। और जो पार्ट डी है उसमें हमने पार्ट एफ फाइंड करना था। तो इस तरह हमने एफ भी फाइंड कर लिया और जो ई है वो भी फाइंड कर लिया। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे उसने हमें एक तो ये चीज बता दी है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी और डी के, ठीक है। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और कह रहे हैं कि अननोन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। अननोन ए है और इसमें अननोन बी है। तो इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ए को फाइंड करना है और बी को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये दो लाइन लगाई ऐसे परपेंडिकुलर, इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल को ऐसी लाइन यानी जो जितनी मर्जी आप एक्सटेंड करते जाओ दे नेवर मीट, वो कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होती। जिस तरह की आपकी नोटबुक की लाइन होती है, जितनी मर्जी बड़ी हो वो कभी मीट नहीं करती। तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर पैरेलल ना हो तो वो जितना थोड़ा आप एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा मौका आएगा जहां पर वो मीट कर जाएंगे। जैसे ये लाइन थी सी डी और ए, देखें तो ये दोनों पैरेलल नहीं थी, तब एक दूसरे को उन्होंने मीट किए। अच्छा, तो अब हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। उसने हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें ये 142 दिया हुआ है, ये 142 दे दिए एंगल ए, और जो एंगल सी है वो 114 दिया हुआ है और ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप देखें जो आपके पास ए बी है और सी बी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसमें आप क्या करें, एक और लाइन आप यहां से ड्रा करें। अभी ये ए हमने फाइंड कर लिया, दरमियान वाला एंगल ए है, तो इसमें फिलहाल यहां से रख कर देता हूं और मैं एक और लाइन इसके साथ ही एक पैरेलल लाइन मैंने एक और ड्रा कर ली। ई एफ सपोज मैंने क्या इसको नाम दे दिया, ई एफ दे दिया। अब जब मैंने इस दरमियान वाला जो एंगल था जो मैंने फाइंड करना था, इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। एक लाइन पैरेलल जो ई एफ मैंने ड्रा की वो सी डी और ए बी के क्या है, पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रा की। अब लाइन ड्रा मैंने कर ली, उसके साथ अब ऐसा है कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसी तरह इस लाइन को भी इस तरह एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि पैरेलल जितनी मर्जी एक्सटेंड करते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसा है कि मुझे ये जो एंगल है ना इस जगह पर ये वाला एंगल क्या करना है, मैंने फाइंड करना है। तो अब अगर आप देखें ये जो है यहाँ से इधर तक है और ये जो यहाँ से लेकर अगर इसमें पूरे को देखूं यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना बनता है, 180 बनता है, टोटल 180 बनता है। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो 180 में से अगर मैं 114 क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो पीछे जो मेरे पास क्या होगा, बचेगा वो क्या होगा,
मेरे पास एंगल आ जाएगा ये एंगल आ जाएगा। इस पॉइंट को आप चाहो तो P पॉइंट ले दो, इसको मैं सपोज Q पॉइंट ले दो, जो मैं थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड की ना, इसको ना कर दे। तो इसमें हमारे पास मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैंने एंगल कौन सा फाइंड करना है, PCE। सपोज मैंने क्या करना है, एंगल क्या फाइंड करना है, PCE। अब ये एंगल है निशान। अब PCE जो है, ये पूरा एंगल जो होता है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, ये 180 का होता है। अब यहां से लेकर यहां तक 180 है, तो यहां से लेकर यहां तक तो उसने 114 दे दिया, तो मैं -114 क्या कर लूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो देखो 180 में से आप 114 माइनस कर लो, यहां से कैरी लिया 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया तो 6 बचा। तो एंगल PCE जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 66 आ गया। ये जो एंगल है यहां से यहां क्या है, 66 है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना, 66 और 114 को, तो मेरे पास 180 बनेगा। 66 में अगर आप 114 ऐड करो तो आपके पास कितना बनेगा, 180। इसी तरह अब आप क्या करो कि ये वाला एंगल जो है ना, इस जगह ये वाला मैं फाइंड करूं, तो वो एंगल क्या है, मैं क्या फाइंड करूंगा, एंगल QAE। QAE मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 142। तो 180 में से 142 में माइनस कर लूंगा 7, 10, 8, 38। तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, एंगल QAE जो है वो मेरे पास कितना आ गया जी, 38। तो ये वाला एंगल यहां से यहां तक मेरे पास क्या आ गया, 38 आ गया। अब ये वाले एंगल मैंने क्यों फाइंड किए हैं, उसकी एक रीजन है कि इनकी हेल्प से मेरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आप इस तरह समझो, जाए दो एक्सटीरियर एंगल को ऐड करो तो ये अंदर वाला जो एंगल बनेगा इंटीरियर एंगल, यानी कि दो ये जो बाहर वाला एंगल है इन्हें ऐड करो तो ये वाला बनेगा। एक दूसरा भी आप समझ सकते हो। दूसरा ये होता है कि अब जो एंगल है ना आपके पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मेजरमेंट एंगल QAE जो है इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AEF। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं, QAE ये वाला 38 है। ये जो एंगल है, ये A से लेकर E और F, यहां पर जो एंगल बन रहे हैं इसके क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसका आगे आप रीजन लिख लो कि अल्टरनेट एंगल, ये जो है अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट है। अगर ये 38 है तो ये भी मेरा कितना बनेगा, 38 बनेगा। सिमिलरली नीचे जो अगर आप देखें PCE जो है, आप देखो मेजरमेंट एंगल PCE इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल CEF। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। देखो जो एंगल है PCE, ये जो दरमियान वाला एंगल है, C के ऊपर बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू PCE। C जो एंगल इस तरफ बन रहा है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल जो इस साइड पे अंदर एंगल बन रहा है, इसके अल्टरनेट है। तो ये क्या है, 66 है। तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, 66 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल में ये मतलब एक आपके पास से लाइन है, ऊपर जो एंगल बन रहा है ना, मुझे नीचे एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट है। ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो इस लाइन के ऊपर बन रहा है और इस लाइन के नीचे बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल को आप सिंपल आपको मैंने बताया, लंबी डेफिनेशन और उस डिटेल में पढ़ने के बजाय। तो मेरे पास आगे अब क्या है कि मेरे पास जो एंगल E है वो तो ये पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल जो है A है। ये वाला पूरा एंगल जो है वो क्या, कौन सा एंगल है, 8 डिग्री। बुक में आप देखो तो उसने A पूछा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो एंगल का निशान 8 डिग्री जो है वो क्या है, वो इन दोनों, ये ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल का सम है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 38 डिग्री प्लस 66 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ इस साइड में, 38 और 66। तो मेरे पास 8 और 6 14 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10। तो जो मेरे पास एंगल A है वो मेरे पास आ गया जी 104
डिग्री आ गया मेरे पास। जो ये चीज मुझे रिक्वायर्ड थी, तो मैंने क्या किया, जस्ट उसने जो ये वाला एंगल दिया था इसकी हेल्प से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैंने आगे एक्सटेंड कर दी तो टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है, तो इसलिए मैंने क्या किया 180 में से ये वाला एंगल निकाला, ये आ गया। इस एंगल के निकालने का ये मकसद था कि क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आएगा इसी का अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा। इसी तरह ये वाला 142 दिया होता है, इस लाइन को मैंने आगे ए से लेकर के तक एक्सटेंड कर लिया और मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन है, इस पर 180 का बनेगा, तो 180 से मैंने 142 निकाला तो ये 38 आ गया। ये 38 आ गया, फिर इसका क्या अल्टरनेट एंगल आ गया, कितना है 38। तो ये लाइन जो EF ड्रा की थी इसी मकसद के लिए ड्रा की थी कि AB और CD जो पैरेलल थी, इसी के हमने EF क्या कर ली, एक लाइन पैरेलल ड्रा कर ली। उसका हमें ये फायदा होगा कि हमने अल्टरनेट एंगल उससे निकाले और उन दोनों को ऐड करके हमने अननोन जो एंगल था वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगा। तो आप वीडियो को यहाँ पास करें, आप इसका ये स्क्रीनशॉट लें और क्योंकि ये वाला एरिया में जो है ये रेस करना और इसी का पार्ट बी जो है ये वाला जो है ये मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन जो है उतार लिया होगा। अच्छा, अब इसका जो पार्ट बी है मेरे पास, इसका भी मैं ऐसा करूंगा कि अब अगेन अदरवाइज आप इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, इस बी को फिलहाल मैं यहाँ से रेस करता हूँ, तो मैं एक लाइन पैरेलल ड्रा कर लूंगा। एक लाइन इससे मैंने पैरेलल ड्रा कर ली, इसको मैंने नाम EF दे दिया, EF दे दिया, ठीक है जी। EF जो है मेरे पास है, जो मैंने ड्रा की, जो मेरे पास क्या है EF, ठीक है। ये मेरे पास EF आ गया। अब तो उसने क्या कर दिया, दोनों एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या है कि क्योंकि AB एंड EF आर पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन है, जो अब पैरेलल है तो इस तरह ये वाला एंगल जो 69 है, तो यहां पर भी मेरा एंगल कितना बनेगा, 69 बनेगा। इसी तरह जो है EF जो है वो पैरेलल है CB के, तो इसलिए मेरा ये वाला एंगल कितना बनेगा, 37 बनेगा। तो इसमें क्या है कि आप लिख लें कि ड्रा EF जो F है पैरेलल टू AB एंड CD, यानी कि AB और CD के क्या करो, पैरेलल एक और लाइन ड्रा कर लो जिसका नाम दे दो EF दे दो। उसमें क्या होगा कि आपके पास फिर अगेन वही बनेगा कि जो एंगल है ना आपके पास ऊपर वाला मेरा बता ये पॉइंट जो है क्या था, पॉइंट E है, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट क्या है, E, ठीक है। तो AE इसको ना मैं F और G पॉइंट दे देता हूँ, क्योंकि E उसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी चेंज कर देता हूँ F और G। अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि मेरे पास जो एंगल A है EF, जो मेजरमेंट एंगल AEF है वो इक्वल है किसके, AEF इक्वल है BAE के, BAE के। अच्छे से मेजरमेंट एंगल भी साथ आता है, मेजरमेंट एंगल BAE। अब इसके आगे जो अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये वाले मेरे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसलिए दोनों मेरे पास ये वाला 69 है, तो ये वाला भी मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा, 69। ये आप चाहो तो आप यहाँ पर 69 is equal to 69 डिग्री, ऐसे ही आगे आप चाहो तो इधर is equal to 69 डिग्री लिख के आगे अल्टरनेट एंगल। मेन चीज है कि याद रखने का तरीके बहुत सारे हैं, आपको कंसेप्ट होना चाहिए, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि वो क्या है। अब अगेन मेरे पास जो एंगल बनेगा वो CEF, यानी कि C से E और F, इसके दरमियान एंगल जो है इज इक्वल टू BCE। अब BC इक्वल BCE इज इक्वल टू
सी एफ सी ई एफ सी ई मेजरमेंट सी ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री और इसके आगे अगेन लिख लो अल्टरनेट एंगल। ये मेरे पास क्या है अल्टरनेट एंगल है। सी ये वाले यानी कि सी डी ई और सी सॉरी डी सी ई दरमियान में क्या ये वाला एंगल आ रहा है। इसी तरह सी ई एफ ये क्या है 37 डिग्री है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह ये वाले दोनों क्या अल्टरनेट है। तो ये तो चीज आप इस तरह के। अब दूसरी बात है कि अब हमें क्या करना है कि निकालना है बी। तो मेजरमेंट उसमें क्या करना है कि जी बी फाइंड करो। ठीक है जी, इस जगह इस पॉइंट पर इस पूरे एंगल को वो क्या कह रहे हैं कि बी फाइंड करो। तो पूरे एंगल बी जो है वो इक्वल आ जाएगा 69 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो 69 और 37 को ऐड कर लो 1 कैरी तो 106 9 और 7 16 6 लगा 1 कैरी 69 और 1 10। तो मेरे पास एंगल जो बी उसने कहा था कि अननोन वो मेरे पास आ गया थी 106 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बी है वो हमने क्या करना था फाइंड करना था ये वाला एंगल। तो ये मेरे पास क्या आ गया है 69 प्लस 37 इज इक्वल टू 106 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए था और पार्ट बी था अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमने कर ली। तो आप इस वीडियो को पास करें इसका सब्जेक्ट छूट गया क्योंकि हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के जो 3 पार्ट है वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका पार्ट ए है एंड देन हमारे पास इसका पार्ट ये पार्ट ए है इसका और ये वाला जो है इसका पार्ट क्या है बी है। तो पहले हम क्या करते हैं पार्ट ए करते हैं। उसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसके ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी के है। ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है जो कहाँ बन रहा है ई ए बी या अब एक इधर देखें यहाँ बन रहा है। ये हमारे पास क्या दे दिया 128 दे दिया और ये वाला उसने हमें दे दिया 92 दे दिया। अब हमें करना ये है कि एक हम और यहाँ से ना एक पैरेलल क्या कर लेते हैं एक और यहाँ पर ये जो है ना एक और हमने क्या कर लिया ड्रा कर लिया जिसको हम ई एफ का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी दरमियान से एक पैरेलल ड्रा कर ली जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल। ठीक है जी, तो उसके साथ हम एक और ये करते हैं कि ये जो लाइन है ना ये सी डी इसको हम थोड़ा सा इस तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। और इधर सपोज इसका नाम आप पी दे दो क्यू दे दो आर दे दो जो भी दे दो दे दो। अब इसका ये मकसद है इस लाइन को एक्सटेंड करने का कि मैं ये वाले जो एंगल है ये वाला एंगल में क्या कर रहा हूँ फाइंड कर रहा हूँ। अब ये एंगल क्यों मैं फाइंड करना चाहता हूँ ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रीजन क्या है। तो अब मैं ये करता हूँ कि जो मेरे पास एंगल बनेगा ना मेजरमेंट एंगल पी सी ई मेजरमेंट एंगल पी सी ई जो है अब ये देखो ये पी सी ई ये वाला एक्सा जो है ना ये टोटल जो है यहाँ से लेकर जाना 180 है। इसमें से 128 माइनस कर दूंगा। जब ये टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है 180 में से पीछे 120 में माइनस कर दूंगा तो पीछे आंसर आएगा वो ये वाला हिस्सा आएगा। तो अब 180 में से क्या करेंगे 180 में से आप क्या करो जी 128 माइनस कर लो 7 10 2 5 52 PCE जो है वो आपके पास क्या है 52। यहाँ पर जो एंगल है आपके पास क्या है 52। अब अगर यहाँ पे 52 आ गया ये वाला एंगल 52 आ गया आपके पास तो ये वाला जो एंगल होगा यहां से यहां तक ये भी क्या होगा 52 जो इस जगह पे ये वाली यानी कि इसके दरमियान बन रही है। आप इस तरह भी चाहें सी इसके में एक ये वाला पहले वाला एंगल इसको थोड़ा सा निकाल ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा है इस ई एफ के जो नीचे बन रहा है इस जगह ये 52 बन रहा है। क्यों 52 बन रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अल्टरनेट है।
अब ये 52 है तो ये भी क्या होगा 52 होगा। अब मैं आपको लिख भी जरा यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि मेजरमेंट एंगल PCE इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल CEF इज इक्वल टू 52 डिग्री और इसके आगे मैं लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल। कैसे कि PCE यहां पर जो एंगल बन रहा है वो CEF ये वाले हैं 52, दोनों 52 के क्यों दोनों, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अगर ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है तो ये जो पूरा एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ये जो एंगल पूरा है उसने कितना हमें दिया हुआ 92 दिया। तो टोटल एंगल अगर उसने 92 दे दिया है तो नीचे 52 बन रहा है तो ऊपर कितना बनेगा 40। कैसे 40 बनेगा? अब मैं इसको ऐसा करता हूं कि ये वाला एंगल है, मैं लिख दूं ACE जो एंगल है, एंगल जो मेरा बनेगा मेजरमेंट एंगल ACE जो है वो मैं 92 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू 40। ये जो यहां से यहां तक बन रहा है ये कितना बन रहा है 40 बन रहा है, ये 40 बन रहा है। ये जो मैंने लाइन ये वाली जो मैंने ड्रा की थी ABC के पैरेलल, तो ये से 92 को क्या कर दिया था, काट दिया था, बाइसेक्ट किया था, यानी एंगल को काट दिया था। जब एंगल को से बाइसेक्ट किया, काट दिया दो हिस्सों में, तो 92 जब दो हिस्सों में कटा तो नीचे बच गया 52, ऊपर बच गया 40, ऊपर 40 बच गया। अब ऐसा हमने किया क्यों? अब आपको समझ आएगी उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पर इस A से ये जो मेरे पास AB है इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ Q। यानी कि मैंने AB को लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया और पैरेलल लाइन है Q तक, और इसको एक्सटेंड करने का ये मकसद है और दरमियान वाले इस एंगल को तोड़ने का ये मकसद था कि ये 40 है तो ये वाला एंगल जो है ये भी क्या है 40 है। 40 क्यों आएगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक ही जो यहाँ पर एक बाइसेक्टर है, ये लाइन है उसके एक नीचे को बन रहा है एक ऊपर को बन रहा है, तो जो एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ना ये लाइन है, ये लाइन ये ड्रा कर दिया, तो मैं थोड़ा सा अल्टरनेट एंगल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये AB है और ये क्या है CD है। ठीक है, अब मैं एक J को ड्रा कर दिया। अब यहां से क्या हुआ, इधर 1 बन गया, इधर 2 बन गया, इधर 3 बन गया, इधर 4 बन गया। तो अब ये वाला जो 1 है और 4 ये इक्वल होंगे, क्यों कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल। 2 किसकी इक्वल है 3, तो एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 3। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल इस तरह होते हैं। अब इसी तरह जैसे अब ये वाली मैंने लाइन डाली, ये वाली मैंने इस तरह की और इस तरह ये काट दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट आ गए। इसी तरह जो ये वाली दो लाइन थी, ये EF और CD, तो इसमें एक लाइन ये इस तरह लाइन बन रही है, इसमें यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ वाला एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल। तो ये मेरे पास आ गया 40। अब मैं लिख भी देता हूँ कि मेरे पास जो एंगल QAE और AEF में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 40 डिग्री आगे अल्टरनेट है, बोथ आर अल्टरनेट। सीधे सीधे एंगल ये लाइन यहां से शुरू यहां से यहां चलेगी कि ये देखो ये पॉइंट A है, एक लाइन यहां से शुरू ये E पे है और इधर से हो चुकी है, इधर नया एक एंगल आ रहा है, ये A पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये F है, तो ये क्या है 40 है, तो इधर 40 है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे बन रहा है वो भी 40 है। ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, ये और ये वाला क्या है एक दूसरे का अल्टरनेट है। अब मेरे पास जो एंगल A है वो ढूंढना आसान हो गया। कैसे? एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140। क्यों?
कि ये क्यों जो बी है या ए बी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 की इक्वल होता है। अगर 180 की इक्वल होता है तो एक इसका हिस्सा 40 है, तो ये भी तो हिस्सा क्या होगा, ऐड करने से 180 बनता है। तो ये टोटल जो है 140 से सॉरी 180 होता है, 180 से ये वाला 40 निकालोगे तो ये जो पीछे बचेगा वो आपके पास 140, ये वाला क्या है आगे हमारे पास 140। अब इन दोनों 140 में 40 ऐड करोगे तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, आपके पास 180 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो अननोन वैल्यू थी ए, वो हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू फाइंड कर। आप इसे क्या करो, वीडियो को पास करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इससे मैंने पार्ट बी भी कराना है, और इसके बाद साथ ही में इंशाल्लाह आगे हम पार्ट इसका सी भी करते हैं। तो आई होप कि आप जो है ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। इसकी डायग्राम भी मिल है साथ में, और इसका ये पार्ट हो गया, फाइनल पार्ट बी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि उसने दे ए बी सी डी पैरेलल है, क्या कह रहे थे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इसने यहाँ पर एक एंगल दे दिया और एक यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज ये देखी, जो यहाँ पर 2b-2 डिग्री जो बन रहा है, 2b-2 डिग्री आपके पास बुक पे है क्वेश्चन, अब देख सकते वहां से। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या बनेगा, 2b-2 डिग्री। अगर ये 2b-2 डिग्री है तो ये भी 2b-2 डिग्री। अगर ये 2b-2 डिग्री है तो ये भी मेरे पास 2b-2 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, उसकी रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर मैं अगर ये ड्रा करता हूँ, इधर मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इनको मैं नाम भी दे देता हूँ आपके साथ। इस वाले को मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। पहली चीज को आपने समझी। अब जो एंगल आपके पास 1 है ना, 1 वो इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के। यूं यानी कि क्रॉस जब होता है तो उसके आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होते हैं, उन्हें अपोजिट एंगल कहेंगे आप, या आप वर्टिकल एंगल कहेंगे। ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाले एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, 1 और 2 और 3 और 4। तो इसलिए ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है। 1 और 2 वर्टिकल एंगल है, इसलिए आपस में इक्वल है। इसी तरह 3 और 4 जो है वो वर्टिकल है, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके अपोजिट साइड पे बनने वाले, यानी आप आपस में आमने सामने बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उन्हें अपोजिट एंगल या वर्टिकल एंगल का नाम दिया जाता है। तो ये 1 और 2 अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है। अगर सपोज ये मेरे पास 30 होगा तो डेफिनेटली ये भी 30 होगा। 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 3 मेरे पास 80 है, तो 4 भी मेरे पास डेफिनेटली क्या आएगा, 80 आएगा। तो इस केस में यही हुआ कि 2b माइनस क्या है, 2b-2 जो है वो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। ये अगर 2b-2 है तो ये भी 2b- क्या होगा, 2 होगा, एक दूसरे के अपोजिट एंगल। जब यहां पर एंगल आ जाता है 2b-2 डिग्री अपोजिट आ जाता है, तो फिर ये वाला क्यों इक्वल आ गया। अब ये वाला इस वजह से आया कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, सपोज इसे 2 नाम दे दूं, इसे मैं 3 नाम दे देता हूं। अब वैसे ही जस्ट या ए बी, सपोज इसको मैं ए दे देता हूं, इसको मैं बी दे दूं। अब ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है ना, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जहां पे लिखा इस इक्वल है, और इसमें क्या विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के, अल्टरनेट एंगल सॉरी वर्टिकल एंगल है। और ये वाला एंगल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसलिए इक्वल है कि ये वाले इस केस में ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो वर्टिकल एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ आ गई होगी। बस ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है, इन चीजों। अब देखो ये वाला जो एंगल है 4b-10 है और ये 2b-10 है, यानी ये जो लाइन है इस पर ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है।
तो ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है 180। अब क्योंकि ये पूरा 180 की इक्वल है, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये दो हिस्सों में, एक हिस्सा इसका ये वाला पोर्शन है और एक हिस्सा क्या है इसका ये वाला पोर्शन है। तो अगर दोनों 180 है, इसका मतलब होगा कि 4b माइनस 10 प्लस 2b माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि इसका ये वाला जो हिस्सा है, इस यहाँ पर बनने वाला एंगल, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। तो देखो 180 डिग्री आ अब देखो हमने b फाइंड करना है, इसलिए हमें फाइंड क्या करना है इसमें b। तो अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये देखो 4b है और ये क्या है 4b और 2b कितने हो गए 6b माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12 हो गए और इक्वल टू 180। ये दोनों माइनस के नंबर थे, आपस में ऐड होके 12 बना और दोनों के साथ क्योंकि सेम साइन का ऐड भी हुआ इसी वजह से और साइन वही लगेगा जो इन दोनों के साथ है। तो अब हमने क्या करना है 6b इज इक्वल टू 180 प्लस 12, ये माइनस 12 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6b इज इक्वल टू 192। अब ये जो b के साथ 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो 192 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो 6 3 ज़ा 18, 1 बचेगा 12, तो 6 2 ज़ा 12, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 32 आ गई है। यानी इन दोनों को 192 को हमने क्या किया 6 से डिवाइड किया, 6 3 ज़ा 18, 1 बचा, ऊपर से क्या होता है 2, तो 6 ये 6 है, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, ठीक हो गया। ये बड़ा बड़ा से लिख रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए, ठीक है। तो 32 आ गया, तो b हमने इस तरह क्या कर लिया फाइंड कर। अच्छा एक चीज अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सप्लेन की है कि ये पूरा स्ट्रेट पर बनने वाला क्या होता है 180। तो मैंने यहाँ क्या किया 4b माइनस 10 प्लस 2b माइनस 2 को 180 की इक्वल किया। तो ये इक्वेशन इन दोनों को थोड़ी सी सिंपलीफाई की तो मेरे पास क्या होगी, ये वाली इक्वेशन बन गई, ये जो बनी। अब देखो ये वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। जब b की वैल्यू में यहां पे पुट करूंगा ना तो देखना 180 ही आता है। कैसे 6b माइनस 12 इज इक्वल टू 180। 6b की जगह मैंने क्या पुट करना है 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 180। 6 2 12 1 के लिए 6 3 18 और 19 188 में 6 नहीं 06 की तरह लग रहे हैं। तो 192 से 12 निकालो 180 इज इक्वल टू क्या आता है 180। तो अब यहाँ पर जो है इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या होता है 180। देखो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक क्या बना ली इक्वेशन बना ली। उस इक्वेशन में जो b की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो वो दोनों क्या आता है 180 आता है। यानी इन दोनों एंगल को 4b माइनस 10 प्लस 2b माइनस 2 इन दोनों को ऐड करो और b की वैल्यू को प्लेस करो तो आपके पास 180 आता है। क्यों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी ये कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके ऊपर एंगल क्या होता है 180 बनता है। इसी तरह आपके पास उसके नीचे भी क्या बनता है 180 बनता है। तो कंप्लीट जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 360। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास एंगल 5 का जो पार्ट सी है, लास्ट पार्ट है इसका, वो हम करते हैं। ये उसने हमें दे दी थी ए बी और सी डी पैरेलल है। ये जो हमारे पास सी डी और इधर सी, यानी यहाँ तक जो है ये वाला एंगल जो 19 दे दिया, ये वाला जो ए ई और एफ ये वाला पार्ट यानी सी डी एफ के दरमियान 19 का एंगल बन रहा है। ए ई एफ ये जो दरमियान जो एंगल बन रहा है 94 बन रहा है और ई ए बी के दरमियान 28 बन रहा है। और सी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में क्या है पैरेलल है। तो इसी के पैरेलल हम दो लाइनें और ड्रा करेंगे। एक हम लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं पी और क्यू का नाम उससे दे देते हैं और एक यहाँ से यहाँ देते हैं एल और एम का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास और आगे ये क्या है हमने इसके पैरेलल ड्रा किया। अब ये पैरेलल क्यों ड्रा की, इसलिए ताकि हम आसानी से जो है ये वाले एंगल निकाल दें। अब ये पैरेलल जो सी डी है और एल एम जो है ये पैरेलल लाइन है, तो इसलिए जो यहाँ पर 19 बन रहा है तो इधर जो एंगल बन रहा है वो भी 19 डिग्री बनेगा। क्यों 19 बनेगा, इसलिए 19 बनेगा क्योंकि ये वाला अल्टरनेट एंगल है, इस ये वाले एंगल आपस में क्या है अल्टरनेट है। अब इसी तरह ये जो एंगल है हमारे पास 28 है, तो 28 जो है तो यहां से लेकर
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ये जो लाइन है, ये वाला एंगल जो है, ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये भी क्या बनेगा 28 बनेगा। क्यों? ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट है। अब ये जो एंगल उसने पूरा दे दिया है AEF के दरमियान टोटल एंगल क्या है 94 है। अगर टोटल एंगल 94 है तो 28 तो ऊपर रहेगा, तो पीछे कितना एंगल बचेगा? अब देखो टोटल हमारे पास क्या है 94 है, पीछे कितना बचा 14 6 66। ये 94 है, 94 को जब हमने काट दिया तो ऊपर बच गया 28 और नीचे बच गया 66 बच गया। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला पोर्शन, ये 66 ये है, ये वाला एंगल जो मैं यहां से बीच में लिख देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं 28, और पूरा जो है ये पूरा एंगल जो है वो 94 है। अब ये 28 है, ये 28 है, अल्टरनेट है। ये 66 है तो फिर इसके साथ ये वाला भी 66 होगा, क्योंकि ये और ये आपस में एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट है। अब क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल, तो अब हमने क्या करना है, मैं साथ साथ जो चीजें डेटा भी लिख देता हूँ, लास्ट में पार्ट बहुत आसान रहेगा, तो सिर्फ आपको समझाने की बात है। तो मैं पहले इस तरह लिखता हूँ कि मेरे पास जो मेजरमेंट एंगल BAE है, दैट इज इक्वल टू एंगल PEA इज इक्वल टू इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 28 डिग्री, और मैं यहाँ लिखूंगा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से, यानी कि BAE ये वाला एंगल जो है वो PEA के इक्वल है। क्यों? ये दोनों अल्टरनेट है, ये दोनों एंगल 28 के इक्वल है। क्यों? ये दोनों आपस में अल्टरनेट है। सिमिलरली मेरे पास जो एंगल है P, एंगल का निशान PEC PEF, कौन सा F? ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट F है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास F है, ठीक है। PEF कितना है 66 इक्वल है, किस इक्वल है किसके, EFM के, एंगल EFM दैट इज इक्वल टू 66 डिग्री, और दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है। इसके साथ आप इस ब्रैकेट में अल्टरनेट लिखते हैं, ठीक है, अल्टरनेट है दोनों 66 के, कि ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट है। एक और चीज CDFE, एंगल CDE जो है वो इक्वल है CDE 19 है, वो किस इक्वल है DEM के एंगल, इस एंगल के निशान यहां पर आप डाल दें, किस इक्वल है 19। अगेन आप यहां पर इसके यही वाली स्टेटमेंट अल्टरनेट एंगल यहां लेते, दोनों अल्टरनेट एंगल, CD और E, यानी C से D और E के दरमियान एंगल बनने वाला 19 डिग्री है, और D और E और M के दरमियान एंगल 19 है, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? आपस में अल्टरनेट है। यहां तक का योग क्या आपको चीज समझ आ गई। अब हमने निकाला है C डिग्री, बहुत आसान है। अब अगर देखें, मैं यहाँ पर इन दो एक पॉइंट ये देखो ना, जो सिर्फ ये वाला पॉइंट यहाँ से E पॉइंट में लिख रहा हूँ, ये वाला मेरे पास क्या है जी F, सो ये मेरे पास ये F है, जहां मैंने E लिखा मैं यहाँ क्या लिखूंगा F, ठीक है। अब ये E है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है F है, और EFD ये पूरा एंगल बीच में, ठीक है ना, ये पूरा एंगल इस साइड में, और एक वो पूछ रहा है कि इधर बाय वैल्यू। अब इन दोनों को अगर मैं क्या करूं, यहां से इस तरह करूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो ये जो कंप्लीट सर्कल होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि एंगल C डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या करूंगा 66 डिग्री प्लस 19 डिग्री, यानी ये इन दोनों एंगल जो है, ये वाले दो एंगल है जो यहां से देखो, एक बन रहा है 66 बन रहा है, एक 19 बन रहा है, तो टोटल कितना है 360 होता है। इन दोनों को ऐड करके मैं 360 से सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेता हूं,
6 और 19 5 1 85। तो मेरे पास जो एंगल C है वो आ जाएगा 275, यानी कि 360 में से 360 में से 85 क्या कर लो माइनस कर लो, कैरी लिया 5, या 10 टाइम्स 5 है 5, इधर से कैरी लिया 15 में से 8 है 7 और 2 ऐसे जैसे 275 क्या हो गया मेरे पास ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल क्या है कि यूं पूरा एंगल इतना कह रहा था और ये वाला हमने फाइंड किया, तो क्या है ये देखो ये वाला एंगल जो है हमने फाइंड किया और इसके हेल्प से ये पूरा बाय वाला एंगल हमने फाइंड करना था। तो एक कंप्लीट सर्कल सा बन रहा है, जो पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है वो इक्वल होता है 360 के। तो इस पूरे कंप्लीट सर्कल में से अगर ये वाला पोर्शन मेरे पास है, क्या हो और बाकी का हिस्सा ना हो, ये वाला सिर्फ पोर्शन मेरे पास क्या हो दैट इज इक्वल टू 85, ये वाला 85 हो तो पूरा 360 है, तो मैं 360 में से 85 निकालूंगा तो मेरे पास ये बाहर वाला हिस्सा लग जाएगा वो 275। अब मैं 275 और 85 को ऐड करूं तो मेरे पास 360 का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी भी हो गया। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।